नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के साथ झारखंड की 81 सीटों पर भारी बहुमत के साथ महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सरकार बनने पर मोहर लग गई है। तो वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनना लगभग तय हो गया है। वहीं महाराष्ट्र की कुर्सी के 4 पाए अलग अलग हैं। महाराष्ट्र के चुनाव का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड एक है तो सुरक्षित है के नारे और जातीय ध्रुवीकरण के चलते महायुति की सरकार पर मोहर लग गई है। और बात करें झारखंड की तो झामुमो गठबंधन पार्टी के महासचिव ने कहा कि लोग बांटने आए थे, कट गए, यानी कि सीधा बीजेपी पर बड़ा तंज कसा है। रुझानों में भारी बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता अब एकजुट और मुलाकात का उनका दौर शुरू हो गया है। झारखंड में सीएम पद के दावेदार अमर बाउरी चुनाव हार गए और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी भी चुनाव हार गई। वहीं सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन विधानसभा सीट का चुनाव जीत गई। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में ऐसे कौन से बड़े फैक्टर रहे जिसके चलते चौंकाने वाले परिणाम सामने आए, तमाम चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं न्यूज़ 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशर जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में आपका। नमस्कार, सब लोगों का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। संजीव जी, आपसे सवाल करूंगा कि देखिए कि आपने दोनों ही चुनाव बहुत करीबी से, जब वोटिंग हुई थी तब भी आपने बहुत करीबी से देखा, जब परिणाम आज आए तब भी आपने परिणाम देखे हैं, तो अब लाजमी है कि सवाल तो खड़े होना। अब ये सवाल ये है कि महाराष्ट्र में चुनाव में किनारे लग गए उद्धव ठाकरे और शरद पवार। जिस तरीके से इन दोनों का जो एक पावर अटॉर्नी कहा जाता था कि इन पर चुनाव महाराष्ट्र का काफी पकड़ है, लेकिन चुनाव परिणामों ने तो बिल्कुल इनको दरकिनार कर दिया। संजीव जी। बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र जी आपने। महाराष्ट्र के चुनाव बहुत ही अलग थे बाकी के चुनावों से। उसके कई रीजन थे। पहला तो रीजन मेनली ये था कि जो स्प्लिटेड पार्टीज थी, जैसे आप यूबीटी की बात करें या शिवसेना शिंदे की बात करें, एक ही पार्ट का, जब पिछली बार के चुनाव में जो उनकी कंबाइंड सीटें थी, इस बार दोनों अलग अलग लड़ रही थी। ऐसे शरद पवार और अजित पवार की पार्टी थी। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस इस तरह की दो पार्टी थी जो अपने खुद के बल पे गाना चल रहा था और चल रहा था। तो ये देखने की बात थी कि ये जो 6, 3 इधर और 3 इधर, इनमें सबसे पहले तो आपका सीटों का बंटवारा कैसे होगा, वो एक बड़ी दुविधा थी। उसके साथ साथ में आपको कौन कौन से कैंडिडेट्स, जैसे अगर बाय द वे अगर बीजेपी उन कैंडिडेट्स को जो अजीत पवार के साथ में मिलकर के जो चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे नवाब मलिक था खासकर, उसको चुनाव लड़वाया जाए या नहीं लड़वाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसपे और बीजेपी का एक कंसर्न भी नहीं था। तो इलेक्शन के लिए जो सबसे बड़ी जो चक्रव्यूह तैयार करना था, जिसके अंदर जो कैंडिडेट जो है वो चाहे अजीत पवार के हों चाहे शिंदे गुट के हों, जो बीजेपी को सूट नहीं कर रहे थे, उनके प्रपोर्शन में कैंडिडेट या तो दिए गए या उनको ढीला किया गया। ठीक है। तो दूसरा, अगर आप चुनावी रणनीति की बात करें तो बीजेपी ने इस बार इतनी अच्छी चुनावी रणनीति पिछले 1-1.5 महीने से बनानी शुरू कर दी थी, जिसमें जो अल्पसंख्यक पौधी हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव में जो है वो संविधान बदल देंगे और जो है वो रिजर्वेशन को कैंसिल कर देंगे, उनमें बहुत ज्यादा जो थे जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी में आते थे, डर गए थे। तो एक इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट लोकसभा चुनाव में रहा। इसके लिए उन्होंने प्रिपरेशन किया कि किरण रिजिजू जो उनके सेंटर मिनिस्टर थे, वो पिछले 1.5 महीने से वहां पर डोर टू डोर बॉडीज जो अल्पसंख्यक भी थे और साथ साथ में रिजर्वेशन कैटेगरीज में भी आते थे, उनको उन्होंने 1.5 महीने तक पूरी 1-to-1 कन्विंस किया। और जो ये नैरेटिव चल रहा था कि संविधान बदल देंगे तो तुम्हारा जो है वो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, वो उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट को लेकर के उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया कि अगर उनको कोई चीज अजीत पवार के साथ नहीं जच रही थी, उस पर भी काम किया। तीसरा, जो लाडकी बहना, जो एमपी में इन लोगों का जो एक सेलेक्टिव पॉइंट था, अभी मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं वायदों की बात कर रहा हूँ, अभी मैं जो है प्रचार के उस तरह माध्यम की बात नहीं कर रहा हूँ। जो उन्होंने काम किए लाडकी बहना के तहत, उन्होंने 1500 रुपए जो है वो पेंशन जो अगस्त से शुरू हुई थी, राखी के बाद में उसकी 3-4 किस्तें आ गई थी। तो क्रेडिबिलिटी जो है वो, क्योंकि इस पर आप देखिए कि वुमेन जो है वो बहुत ज्यादा 4 लाख से ऊपर वुमेन ऐड, 4% ज्यादा वुमेन ऐड हुई हैं। तो अगर वुमेन ऐड हुई हैं और उनको लाडकी बहना के अंतर्गत पैसा मिलना शुरू हुआ, तो डेफिनेटली एक बड़ा वोटर उन्होंने उनके साथ जोड़ा। क्योंकि इससे पहले कम से कम जो पुरुष और महिला का वोटिंग परसेंटेज का फर्क था, उसको ब्रिज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है काम था। 5वां फैक्टर जो इन्होंने लिया, आरएसएस का वापस इनके साथ में मिलना।
क्योंकि जहां जहां पुरानी बातें आ रही थी कि आरएसएस ने लोकसभा चुनाव में साथ नहीं दिया, संगठन का होना जरूरी है, वहां पर आरएसएस ने इस बार कदम से कदम मिला करके, जैसे अगर मैं दो कहूं कि जो वृद्ध थे या जो दिव्यांग थे, उनमें आरएसएस के कैंडिडेट्स ने ड्यूटी लगाई और उनको पोलिंग बूथ तक लेकर के आए। तो इलेक्शन के अंदर एक एक वोट इंपॉर्टेंट होता है, तो इनकी ये स्ट्रेटेजिकली इन्होंने उसको भी, छोटी सी चीज को भी कवर किया। संजीव जी, इसके अलावा इन्होंने जो, संजीव जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा कि देखिए कि ये तमाम जो तस्वीरें बनी, इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है, उसको हम ज़्यादा अगर हमारे दर्शक अगर देखेंगे या जानेंगे या समझेंगे तो बेहतर होगा। सवाल मेरा ये है कि महाराष्ट्र में इतना भारी बहुमत, लोकसभा के बाद पूरी बाजी ही पलट गई, क्योंकि देखिए कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और जो विधानसभा का जो चुनाव होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो एकदम से महाराष्ट्र में बाजी पलटना और इतनी बड़ी तादाद में, अब इस पर विपक्ष जो है वो अब यहाँ पर सियासी बयानबाजी कर रहा है। मैं आपको यही तो कहने जा रहा हूँ सर कि 4 जून के बाद में जो बाजी जो लोकसभा में बिल्कुल ऑपोजिट हुई, तो काम क्या क्या हुआ। मैंने आपसे शुरू किया किरण रिजिजू से लेकर के, जो उन्होंने 1 to 1 उनके आरएसएस के साथ ज्वाइंट हैंड, फिर मैं अभी नैरेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक है तो नेक रहेंगे या एक है तो अनेक रहेंगे, जो कि जो है योगी जी ने एक ऐसा नारा अभी दिया था, तो उसको धीरे धीरे करते हुए आरएसएस और डाउन द लाइन बहुत से लोगों ने जो है वो अडॉप्ट किया। और मैं बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी इस नारे को इसलिए नहीं देता हूँ कि अगर ये नारा बॉम्बे में इतना जो है वो काम कर गया तो झारखंड में क्यों नहीं किया। तो नारों से ज्यादा मेरा जो सोचना है सोनी जी वो ये है कि अल्टीमेटली जो मैं पहले 5-6 चीजें आपको मैंने गिनाई हैं, दे वर्क अलॉट, बिकॉज लाडकी बहना योजना ऑलरेडी एमपी में ये सक्सेस ले चुके थे, और इसी तरह से झारखंड में जो हेमंत सोरेन ने भी जो इस तरह की जो है मैया, लाडली मैया करके जो परियोजना दी थी वो भी सफल हो रही थी। तो वोटर्स, फीमेल वोटर्स बढ़ी। तो जो वर्क इन्होंने किया वो सिर्फ एक नारे पे डिपेंडेंट हो, मैं उससे ज्यादा जो है वो इनका ग्राउंड वर्क को इसके लिए क्रेडिट देता हूँ। और जहां पर सीटों के एलोकेशन की बात, जहां पर ये तीनों पार्ट, तीनों पार्ट को लेकर के एक समस्या बनी हुई थी कि इनमें जो सीएम बनने की बात है सिर्फ उठोवल तो नहीं हो, इसमें जो है वो पार्टी की सीटों के एलोकेशन को लेकर के कोई बात आपस में ना हो। और ये बीजेपी में और इनकी महायुति में कहीं पर भी इनिशियल स्टेज पर भी ये चीज नहीं दिखी। क्योंकि आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि अगर आप विकास अघाड़ी की बात करें तो हर नेता, चाहे नाना पटोले हो, चाहे जो है वो आपका राउत हो, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, तो इससे भी कहीं ना कहीं जो है वो इलेक्शन कैंपेन डिस्टर्ब होता है। क्योंकि अल्टीमेटली तो जब सीटों का बंटवारा, उसके बाद आगे की बात सोची जाएगी, लेकिन महायुति में इस तरह की कोई बात नहीं थी। और आज भी जब इतनी बात जो है लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तब भी महायुति वाले मिलकर के कह रहे हैं कि हम डिसाइड करेंगे। ऑलरेडी मैं ये मानता हूं कि कहीं पर भी एमएलए डिसाइड नहीं करते, ऊपर वाले डिसाइड करते हैं, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि अल्टीमेटली कम बात बाहर निकली जिससे लोगों को ये लगे कि इनमें सिर्फ उठोवल है। संजीव जी, जिस तरीके से ये देखा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे की तुलना की अगर हम करें तो कांग्रेस से बीजेपी ने जो है, या यूँ कहें कि गठबंधन की जो सरकार जो बनने जा रही है, उसने जो है, बात सिर्फ बीजेपी की अगर करें यहाँ पर, तो कांग्रेस से तो 25 सीटें छीन ली, उद्धव ठाकरे से 16 सीटें छीन ली, शरद पवार से 11 सीटें छीन ली। तो क्या ये सीटें छीनने का जो सिलसिला जो है लोकसभा चुनाव के बाद से, ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट रहा कि इस तरीके का पूरा महाराष्ट्र में जो है वो भगवा ही भगवा लहराने लग गया? सर, मैंने एक चीज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब कोई चीज जीतती है, जैसे कोई भी इंडिया टीम मैच जीतती है, तो उसमें लास्ट में ये कहना कि साहब बैट्समैन बहुत अच्छा खेले इसलिए टीम जीत गई, तो बॉलर भी उतना ही अच्छा खेलते हैं। अगर आप इन तीनों पार्टियों का स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको जो है एनसीपी की भी जो हिट है वो आपका परसेंटेज अप मिलेगा। ठीक है, इवन दो शरद पवार के कंपैरेटिवली, क्योंकि 1 to 1 अगर आप बात करेंगे तो अजीत पवार ने शरद पवार को तो डिफीट दी है। उसके अलावा जो उनको सीट्स मिली थी उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मतलब आपको ये चैलेंज रहता है कि अल्टीमेटली मेरे को इतनी सीट मिलेंगी, मैं इसमें से कितना जीतूंगा, विनिंग कितना करूंगा। तो एनसीपी को 53 सीट मिली थी जिसमें से वो 39 के करीब हिट कर रहे थे, तो कितना अच्छा स्कोर है। जब जीतते हैं तो सिर्फ बॉलर की विशेषता से जीतते नहीं है, अगर बैट्समैन अच्छा भी प्लेयर और फील्डिंग भी उतनी अच्छी थी। इसी तरह से इन तीनों ने मिलकर के जो इस बार जो काम किया है वो कहीं पर भी कांग्रेस और जो अजीत पवार, शरद पवार, क्योंकि शरद पवार के बारे में सदा से 3-4 लीडर्स ऐसे हुए हैं सर कि शरद पवार हो, रामविलास पासवान हो, जिस तरफ जो है गंगा बहती है उस तरफ बह जाते हैं। तो धीरे धीरे लोगों को ये समझ भी आता है। एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपसे बात करूं संजय जी,
कि हर जगह पे बागी विधायक थे। आप ये देखिए कि 17 किसी में पार्टी में थे, 16 किसी और पार्टी में थे, लेकिन अगर आप अन्य की संख्या देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बागी विधायकों को लोगों ने मौका ही नहीं दिया। कहीं दो, अभी आप देखिए कि आप जो है जो बीजेपी से महायुति है उसमें सिर्फ अन्य में 2 लोग आ रहे हैं और उधर की तरफ 1 या 2 आ रहे हैं। तो बागी जो ये सोच करके जो है सब खेल बिगाड़ेंगे या कैलकुलेशन होगा, वो पूरा के पूरा उनका पत्ता साफ हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब इलेक्शन शुरू हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि साहब जो है वो सारे की सारी जो है वो वापस जो होटल पॉलिटिक्स है वो रंग लाएगी, क्योंकि होटल पॉलिटिक्स जो है वो जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स है बड़ी ज्यादा जो है वो इन दिनों में, कल भी ये बात चल रही थी कि जो संजय राउत बोलते हैं साहब कि हम वहां मिल करके बैठेंगे, बात करेंगे, डिसाइड करेंगे, उसके बाद जो है ये होटल पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो हमारी एक्यूमुलेशन टेक्निक्स हैं। तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अन्य का दावपेच नहीं लगा। संजीव जी, अगर बात करें झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड विधानसभा चुनाव में उम्मीद के विपरीत जो है वो चुनाव परिणाम आए। सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा यहाँ पर? क्या सोरेन की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, क्या उसने गुगली फेंकी और गुगली में जो है वो बीजेपी पूरी तरीके से फंसती चली गई? सर ऐसा है कि जो फ्री बीज जो हैं, कोई भी सरकार फ्री बीज का काम करती है, चाहे आज दिल्ली में कल फ्री बीज पे एक बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हो रही है कि लोगों से पूछा जा रहा है फ्री बीज अच्छे लगते हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में प्रशंसा और फ्री बीज किसी को भी बुरे नहीं लगते। ठीक है, अगर आप प्रशंसा की बात करेंगे तो, और इसी तरह से जो हेमंत सोरेन ने जितना भी जो हेमंत सोरेन के फादर शिबू सोरेन से लेकर के जो आप झारखंड का टोटल देखते हैं तो वहां पर आदिवासी जो है इतने ज्यादा हैं। दूसरा जो एक बात बार बार जो ये चल रही थी कि घुसपैठिए तो दुनिया के जो है एक समस्या तो है ही है, और झारखंड में भी उतनी समस्या है जितनी महाराष्ट्र में है या जितनी कहीं और है। तो जो लॉजिक था वो दोनों जगह पे अलग था। बॉम्बे में था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और उधर था सब घुसपैठिए, क्योंकि अगर आप आसाम के मुख्यमंत्री को देखें तो वो लगातार घुसपैठियों पे फोकस कर रहे थे, और वहां कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह की भावना आ रही थी कि कोई मोटो नहीं है चुनाव का। मतलब आपका फ्री बीज में अगर आप बीजेपी, क्योंकि जो सत्ताधारी सीट जो गवर्नमेंट होती है वो फ्री बीज को इलेक्शन से पहले प्लान कर लेती है। अगर आज जो है वो बॉम्बे में 5 टोल नाकों पर एंट्री फ्री कर दी गई अगस्त महीने से, तो जो सत्ताधारी चीज होती है वो लुभाने के लिए फ्री बीज पहले से देना शुरू कर देती है। हेमंत सोरेन गवर्नमेंट में थे, उन्होंने ये सब फ्री बीज ऑलरेडी प्ले कर दिया था। उसके बाद में अल्टीमेटली बीजेपी के लिए कोई ऐसी चीज देने के लिए तो बची नहीं थी, और ना बीजेपी के जो प्रधानमंत्री जी का स्टेटस था जो हर बार कहते हैं कि साहब फ्री बीज जो अच्छी बात नहीं है, तो वो कोई बहुत ज्यादा इनके लिए कोई अट्रैक्टिव पॉइंट भी इनको नहीं लगता था। बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी अगर वहां चलता तो यहाँ नहीं चल पाया। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, घुसपैठियों की जहां तक बात हो रही थी, जिसकी बात जो थी, तो ये तो सब जगह पे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। और तीसरा एक बहुत बड़ी एक चीज सोनी जी, मैं आपको किसी भी सर्वे को आप उठा करके देख लीजिए, किसी भी एरिया के सर्वे को उठा करके देख लीजिए, आप अल्पसंख्यक और आदिवासी ये कभी भी अपना रिजल्ट या अपना जो है वो किसी भी एजेंसी को शेयर सर्वे नहीं करते कि हम किस तरफ हैं या हमारा किस तरफ वोट जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा आपको निकल करके आएगा कि हम जो इनका जो कर रहे हैं वो आदिवासी लोग बताते ही नहीं है। तो इसलिए आश्चर्य इनके रिजल्ट्स में सदा रहता है कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो गुगली का तो मुझे कहीं कोई ऐसा मेजर रोल नजर नहीं आता, लेकिन हाँ ये बात नजर जरूर आती है कि हेमंत सोरेन जो है वो एक जो उनके लिए नैरेटिव था कि ये जो है वो इस तरह से इन्होंने जो है वो करप्शन है, ये है, वो है, तो वो नैरेटिव बहुत ज्यादा जो है वो बिल्डअप नहीं हो पाया, और लोगों ने अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जो चीज चल रही थी उसी को कंटिन्यूएशन में माना। संजीव जी, आप देखिए कि महाराष्ट्र का इतना बड़ा चुनाव बीजेपी जीत रही है, 81 सीटों पर जो है वो बीजेपी इतना लीड नहीं कर पा रही है, तो क्या कमियां रही? क्या वहां पर टिकट वितरण सही नहीं हुआ, या फिर हेमंत सोरेन ने पूरी तरीके से यहाँ पर ये मान के चलिए कि 100% गुगली फेंकी होगी तभी सही तरीके से बीजेपी बैटिंग नहीं कर पाई? सर मैंने आपको ये आप झारखंड की बात कर रहे हैं, आपने गलती से बाय द वे जब महाराष्ट्र का नाम लिया, तो आप झारखंड की बात 81 सीट्स की बात कर रहे हैं। सर ये बात सही है कि 57 सीट्स पे आज की डेट में हेमंत सोरेन जो है वो लीड कर रहे हैं। हाँ, इसमें मैं हेमंत सोरेन की गुगली को इस तरह से ज्यादा क्रेडिट नहीं दूंगा, क्योंकि सर जो है एनडीए इंडिया गठबंधन जो है वो हेमंत सोरेन के साथ है। तो ये 3 जने मिलकर के जो है, अगर 3-4 जने मिलकर के, तो कुछ ना कुछ वोटिंग परसेंटेज सिर्फ हेमंत, जैसे अगर मैं कहूं कि महाराष्ट्र में तीनों का रोल है, इसी तरह से झारखंड में भी
कांग्रेस का चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन तीनों का रोल है। इंडिविजुअल कोई आदमी जो है वो गुगली के लिए कोई ऐसे कोई इनके पास में प्लेयर नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस का अपना वोट बैंक था, उसमें भी इंक्रीमेंटल हो, क्योंकि जीतने के सब सहारा लगाते हैं और हारने वाले के जो है वो सब टांग खींचते हैं। आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, अगर बीजेपी वहां हारी है तो बीजेपी का अलायंस झारखंड में कोई बहुत जबरदस्त नहीं था, लेकिन यहाँ पर इनका अलायंस ऑलरेडी जो है वो काम कर रहा था, तो उसके अंदर जो है वो आपको बढ़त के अंदर जो है सबका थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन दिखेगा। संजीव जी, क्या ये देखा जा सकता है कि बिल्ली जो है वो खंबा नोच रही है? सर ऐसा है कि देखो, आपको एक चीज तो माननी पड़ेगी कि कोई भी आदमी अगर बाय द वे एक 3 साल से एक एंटी कम्बेंसी भी हो जाती है लास्ट, अगर आपकी जो है वो शिवसेना की जो चल रही थी सरकार, अब ये मान करके चल रहे थे कि 2.5 साल उन्होंने चलाया, 2.5 साल अब इन्होंने चलाया, तो कंपैरिजन होगा। तो सर कंपैरिजन में भी अगर खुदा ना खास्ता एक ऐसा लीडर जिसने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, जो बीजेपी का जो विल पावर, क्योंकि पिछले बार बीजेपी की 105 सीटें थी, ठीक है, और ये टोटल मिलाकर के 56 पे थे दो जने, यूबीटी एंड दिस शिंदे सरकार, लेकिन आज की डेट में 40 तो अकेला शिंदे लेकर के आ रहा है, तो वो 18 ला रही है, 17 ला रही है, 11 ला रही है। तो आप ये मान करके चलिए कि जहां जहां पर विनिंग चीज होती है, तो खंबा नोचने वाली बात आप इसलिए नहीं कह सकते सर कि कुछ जगह पे इलेक्शन के अंदर आपको, क्योंकि ये एक इलेक्शन है, कुछ जगह पे आपका कोई नैरेटिव दूसरा सेट कर जाएगा, कुछ जगह पे आप कभी भी देखेंगे तो वन वे चीज जो है वो अगर पता ही लग जाए तो कौन इलेक्शन के अंदर इतना पार्टिसिपेट करेगा। ऑलवेज कंटेस्ट अच्छा होना चाहिए, और इस कंटेस्ट के अंदर झारखंड जैसी जगह पर अगर शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन जी जीते हैं तो डेफिनेटली उनका जो पारिवारिक चलता आ रहा है या उनकी जो पृष्ठभूमि रही है और आदिवासी एरिया है, तो डेफिनेटली उन लोगों को जो है क्रेडिट जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि देश की राजधानी के बाद सबसे बड़ी जगह जहां पर सारी जगह का केंद्र सब लोगों की आंखें रहती हैं और पढ़े लिखे लोग कहलाते हैं। आप देखिए कि मैं आपको वोटिंग परसेंटेज की बात करूं, 64% वोटिंग परसेंटेज 63 के करीब करीब बॉम्बे में रही, और उसमें भी अगर आप जो है बॉम्बे लोकल की बात करें तो 42 से 43% जो है वोटिंग परसेंटेज हुई। तो आप ये देखिए कि पढ़े लिखे लोग जो है वो रादर कम वोट देते हैं इन एज कंपेयर टू आदिवासी। झारखंड का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है बॉम्बे से, 67% के करीब करीब है। तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज भी ये मान करके चलते हैं कि जो विनिंग पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, उसको हेल्प करता है। आज तक तो ये देखा गया है। संजीव जी, क्या यहाँ पर मोदी की सभाएं भी हुई, अमित शाह भी पहुंचे, झारखंड की अगर हम खास करके बात करें तो क्यों बीजेपी वहां क्यों पिछड़ी? क्या रीजन रहा? क्या मोदी का जादू नहीं चल पाया, या फिर हेमंत सोरेन की जो रणनीति थी वो इनके ऊपर भारी पड़ गई? सर आपकी बात में मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपका मोदी ही ऐसा फैक्टर था जो ऑल ओवर इंडिया जो है वो अपनी एक इमेज, एक बिल्डिंग मोदी इमेज के साथ बीजेपी और बीजेपी के साथ मोदी, अभी तक तो इस तरह का एक चल रहा है। और शाह साहब और जो है वो नड्डा जी जो है वो हेल्प जरूर करते हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर आप रीजनल पार्टीज की बात करें तो रीजनल पार्टीज डेफिनेटली विधानसभा चुनाव जो होता है वो रीजनल पार्टीज की पकड़ ज्यादा होती है रादर देन एक सेंटर। मोदी इज ए सेंटर पर्सन। आपको जो है वो झारखंड में जो कैंडिडेट आपने जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट दिया, उसके कंपैरेटिवली हेमंत सोरेन की जो है वो पर्सनैलिटी और हेमंत सोरेन का बैकग्राउंड आदिवासियों को ज्यादा पसंद आया। ऑल्दो जो आप जिस किसी की भी बात करें बीजेपी का वो रंग नहीं चल पाया। मेरा इशारा आप समझ पा रहे संजीव जी? मेरा इशारा समझ पा रहे? हेमंत सोरेन को क्या सिंपैथी मिली यहाँ पर चुनावों में? सर अगर आप इसको सहमति कहेंगे तो दिल्ली का चुनाव तो 2 महीने बाद में, मतलब कि उस वक्त क्या फैक्टर होगा सर? यहाँ पर मैंने आपको बताया ना सर, सहमति तो नहीं कह सकता सर मैं इसको। नहीं, मैं ये कह सकता मतलब यहाँ पर उनको क्या, जिस तरीके से हेमंत सोरेन का जो जेल का और फिर वहां से इस्तीफा वगैरह जो भी तमाम जो नाटक हुए केंद्र की ओर से कि उनको वहां से हटाया गया या हटाने की कोशिश की जा रही थी, या सरकार जो भी था XYZ, लेकिन सवाल मेरा ये कि क्या यहाँ पर सहानुभूति कार्ड चला हेमंत सोरेन का? सर मैं इस सहानुभूति कार्ड को इतना नंबर नहीं देता। मैं इसलिए नहीं देता सर कि एट द एंड ऑफ द डे जो हेमंत सोरेन एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने बहुत ज्यादा जो है अपने आप को लाइमलाइट में कभी नहीं रखा। आज अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, अगर आप जो है वो अभी श्रीनगर के जो कश्मीर से जो है वो अब्दुल्ला साहब की बात करें,
अमर ये अब्दुल्ला। लोग ममता बनर्जी की बात करें, ये लोग एंटी हैं, लेकिन बात ऑलवेज भी जो है वो अपने आप को हाईलाइट में रखने के लिए झूठ सच केंद्र से टकराव इस तरह की बातें करते रहते हैं। और ये हेमंत सोरेन का कभी नेचर ऐसा नहीं रहा। ये अगर जो है इंडिया गठबंधन में भी हैं तो एक अपना डिसेंसी से काम करते रहे हैं। और जहां तक जो इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं या जो कुछ भी है, डेफिनेटली ये इन्होंने कभी बहुत ज्यादा जो है उस चीज को लेकर के बहुत जनता में भी जो गए कि साहब मैं ठीक हूँ, मेरे लिए तो सहानुभूति में मान सकता हूं, क्योंकि इन्होंने कभी भी कन्फिल्ट्रेशन पॉलिसी नहीं अपनाई। ये अपनी पर्सनैलिटी के साथ चलते रहे। कन्फिल्ट्रेशन पॉलिसी इनकी केंद्र के साथ कभी नहीं रही। संजीव जी, 42 सीटें जो है वो झामुमो ने यहाँ पर दर्ज की, 23 सीटें जो हैं वो बीजेपी लेकर के आई। तो क्या पिछड़ने का कारण, क्या यहाँ पर लोक लुभावनी स्कीमें नहीं चल पाई, या फिर सिर फुटबल रहा, या फिर बीजेपी के अपनों ने ही बीजेपी को लूट लिया? सर मैं सीधा कह रहा हूं, क्या बीजेपी में यहाँ पर जयचंद थे क्या? ऐसे कहीं जयचंद थे क्या? सर मैं देखो, आपको एक चीज का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आज की डेट में आप जो है हेमंत बिस्वा जिस हिसाब से बोलते हैं, जिस हिसाब से जो है वो किसी भी जनसभा में संबोधित करते हैं, तो एक इतना इंप्रेशन उनका जो है वो एक अलग तरह से जाता है कि लोग उसको पसंद करने वाले कम हैं और एंटी ज्यादा हैं। तो आप उसको इस तरह की भूमिकाओं के लिए जब आप ऐसे स्टार प्रचारक भेजेंगे जिनका जो है एक्सेप्टेंस उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, तो उस स्टार प्रचारक वहां जीरो हो जाता है। आज अगर आप आज जो महाराष्ट्र में आपने जो है वो योगी जी को भेजा वो स्टार प्रचारक बन करके, तो अगर वो स्टार प्रचारक बन के वहां भूमिका चेंज कर गए तो यहाँ पर हेमंत बिस्वा का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि इंटरनल इनकी आपस की जो बीजेपी की, क्योंकि कई बार क्या लगता है कि सब मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे, हम लोगों को मोदी जी का साथ है, वो भी जो है वो एक ऐसा रिलेक्टेंट कर देता है। आप ग्राउंड लेवल पे कम काम करते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो कमजोरी रही इन लोगों की। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि अल्टीमेटली जब कभी भी दो जगह का चुनाव होता है ना, तो कहां पर आपकी जो है वो 281 सीट्स हैं और कहां 81 सीट्स है, जो आपका फोर्स है, आप मेन स्टार प्रचारक तो ऐसी जगह पे भेज देते हो जहां पर आपको जो है वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती हैं। जो मैंने आपको कहा कि दिल्ली के बाद में सेकंड राजधानी है, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनका कंसंट्रेशन भी कम रहा। और मुझे ये, अगर आप हरियाणा के चुनाव को वर्सेस झारखंड के चुनाव से कंपेयर करें, तो हरियाणा का चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन झारखंड की 81 से। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं चूक रही। संजीव जी, क्या अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में, आखिरी सवाल करूंगा, ये महाराष्ट्र में जिस तरीके से अब चार तो पाए अलग अलग हैं, यानी कि उस कुर्सी के चारों जो बेसमेंट हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अब शिंदे, अब इन दोनों के बीच में अभी एक बयानबाजी चल रही है कि अब जो भी होगा वो गठबंधन की सरकार मुख्यमंत्री तय करेगी। क्या लगता है किस पर मोहर लग सकती है? संक्षिप्त में आपका जवाब जानना चाहता हूं। सर बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो शुरू से लेकर के एंड तक आज तक, क्योंकि 26 तारीख लास्ट डेट है, कट आउट डेट है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन की तलवार लटकी हुई है। और वो जो 26 तारीख है, मुझे तो वो भी बहुत दूर लगती है। मुझे लगता है कि आज शाम को प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे जनता को, थैंक्स करेंगे, और इस बीच में जो 25-25 मिनट की जो है बातचीत चली है जो गृह मंत्री जी के साथ में इन तीनों लोगों की, तो करीब मुझे ऐसा लगता है कि डिसाइड कर चुके हैं कि साहब जो है वो मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि जब आप 130 सीट्स के साथ में आपका कॉन्फिडेंस होता है, तो आप जो है वो, पहला तो कॉन्फिडेंस होता है, दूसरा जब आप ज्यादा थे तब आपने कम वाले को स्पेस दिया था। और उसमें भी अगर मैं कहूं कि आज की डेट में अगर शिंदे जी को उप मुख्यमंत्री की जगह भी मिलती है, तो कहीं ना कहीं कंपनसेट, उनके लड़के को कहीं ना कहीं सेंटर में ले जाके कंपनसेट किया जा सकता है। लोग कहते थे कि साहब जो है फडणवीस को कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, अगर करना होता तो फडणवीस को पहले ही कर देते कंपनसेट, क्योंकि उनके लिए तो बहुत से पद ऑलवेज खुले थे। लेकिन उनको सिर्फ इसीलिए रखा गया था कि महाराष्ट्र को, बीजेपी के इस चेहरे को हमें आगे लेकर के जाना है। तो मैं ये श्योर, मुझे ऐसा लगता है, मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि फडणवीस विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ द महाराष्ट्र। संजीव जी, राजस्थान में नारा दिया कि कटेंगे तो बटेंगे,
महाराष्ट्र में नारा दिया एक है तो सुरक्षित है, क्या है इसका लॉजिक? क्या अब लगातार इस पर भी विपक्ष जो है वो इंडिया गठबंधन लगातार इनको घेरने की कोशिश कर रहा है और ये सवाल पूछ रहा है कि कौन कटेगा कौन बटेगा और कौन एक है और कौन असुरक्षित है? सुरेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो कटेंगे और बटेंगे, एक है तो नेक है। अब इनका जो है बोलने का कारण कुछ भी रहा हो, चाहे बांग्लादेश के संदर्भ में बोला गया हो और चाहे ये कहा जाए कि साहब हम लोग या फिर चुनावी स्टंट था। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं ही बोल रहा हूँ। और कई बार क्या होता है सर कि आप कोई थोड़ी चीज देख करके ट्रायल में फेंकते हो, अगर वो ट्रायल में आपको सफल हो जाती है, आपको लगता है कि ये विनिंग पॉइंट हो सकता है, तो आने वाले टाइम में आप उसको जो है वो एक अपने तरकश में तीर रख लेते हो। इनके पास में जैसे ये तीर चला, यूपी में 9 में से 7 सीटें इन्होंने वहां भी यूज किया। राजस्थान में बटेंगे तो कटेंगे का नारा इन 9 सीटों के लिए बहुत ज्यादा 7 सीटों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि राजस्थान में जो सीटें हनुमान बेनीवाल जो अकेले जो है आरएलपी के थे, उन्होंने अपनी वाइफ को खड़ा किया। तो यहाँ पर अगर कटेंगे तो बटेंगे की बात करें तो हनुमान बेनीवाल को क्या दूसरा कैंडिडेट नहीं मिला? वो भी पहले उसका इंटरव्यू ये था कि साहब मैं जिसको लाता हूँ वो शिफ्ट हो जाता है, तो मैं इस बार अपनी वाइफ को लाऊंगा। तो कटेंगे भटेंगे को अगर आप ग्राउंड लेवल पे लाते हो तो उन्होंने किसी को चांस ही नहीं दिया, बोले साहब घर में ही लड़ा दूंगा, ना कटेंगे ना बटेंगे। और यही किया हमारे किरोड़ी लाल मीणा जी ने, अपने भाई को लड़ा दिया और वो अल्टीमेटली दोनों अगर एक ही होते तो बात अलग थी, वहां भी वो कटे और फटे। तो आप अल्टीमेटली इसको ऐसे मत समझिए कटे और बटेंगे, किसी कास्ट से रिलेट मत कीजिए। आप ये देखिए कि अल्टीमेटली ये एक कहावत थी, युक्ति थी, और जहां कहीं भी जो है ये फिट होती है लोग कर देते हैं। जहां पर जो है वो, अब कल बात हो रही थी कि साहब ये जो रिसोर्ट पॉलिसी होगी तो जो है वो युक्ति के एक नेता बोलते साहब हम इकट्ठे रहेंगे तो हम बात करेंगे। तो उनका कहने का मतलब था इकट्ठे हैं तो बात होगी। तो साहब ये तो युक्ति है, जहां जो यूज करना चाहे, जिसको वो चुभ जाए वो चुभ जाए, जिसको वो काम आ जाए वो काम आ जाए। तो ये मुझे लगता है कि अगर इनके तर्कश में ये तीर अगर इनको सफल होता दिखा है तो इस तीर को जहां जहां इनको लगेगा कि कोई और तीर नहीं चल रहा वो ये चलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव पराशर जी, आप खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े और तमाम मुद्दों को लेकर के आपने हमारे साथ चर्चा की। महाराष्ट्र और झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड और महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो विपरीत परिणाम आए हैं, अगर खास करके झारखंड की बात करें तो झारखंड में ऐसा क्या फैक्टर रहा, अब इस पर जो है वो केंद्रीय भाजपा अब इस पर मंथन करेगी और इस पर रिव्यू मीटिंग लेगी कि कहां चूक हुई, ताकि अब जब भी झारखंड में चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर बीजेपी पुरजोर तरीके से इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेगी। और खास करके अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अब सीएम के पद को लेकर के भी अब रस्साकसी का खेल शुरू हो गया है। फिर हाजिर होंगे खास मुद्दे को लेकर के, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।